रेडी। हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लीला में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से केसेज होते हैं और समतल दर्पण के बीच कैसे प्रतिबिंब को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। आज हम उसके बारे में पार्ट 3 है, ये ऑप्टिक्स का पार्ट 3 वीडियो है जिसको आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता चल पा रहा होगा कि उसमें हम जब बताए थे कि क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि दो समतल दर्पण 10 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो उसमें बताए थे कि 360 डिग्री बाई थीटा -1 करके निकालते हैं और ये 10 डिग्री पे झुका हुआ है। और जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ आता है 36 यानी 36 - 1। तो अब यहाँ 36 जो आया वो सम संख्या बताए थे कि यदि सम संख्या आ जाए तो उसमें हम एक घटाकर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक इसमें अगर घटाए तो 35 मेरा राइट आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। आप देखिए इसमें कुछ नोट है, वो नोट क्या है। नोट कह रहा है कि नोट में यहाँ बताया गया कि सैलून में दो समतल दर्पण दीवारों पर आमने सामने लगे होते हैं। सैलून में आप गए होंगे तो देखे होंगे तो उसके दीवारों पे दो समतल दर्पण जो है आमने सामने सैलून में लगाया जाता है, इसलिए उसके बीच रखे वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है और उसके बीच जो भी वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट होता है। आप देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण के बीच जब दो समतल दर्पण आमने सामने रखे हुए हों और उसके बीच कोई वस्तु है तो उसमें सर्वाधिक जो है वो स्पष्ट प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, तो आपका जवाब आएगा दूसरा प्रतिबिंब जो है उसका वो सर्वाधिक स्पष्ट बनेगा। दूसरा बिंदु है कि यदि अगल बगल के दीवारों पर दो समतल दर्पण लगे हों तो इन दीवारों के परावर्तक सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसके कारण उनके बीच रखे किसी वस्तु का उन दर्पणों की प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। कैसे 3 होगी? हम इससे ऊपर वाले जो पॉइंट है 1 पॉइंट में यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे बताया है आमने सामने, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि उस दीवार यदि अगल बगल के दीवारों पे, आमने सामने और अगल बगल का दीवार करने का मतलब कि जहाँ पे दीवार है उसके बगल से लगा हुआ यानी कॉर्नर पे जहाँ पे कोण रहता है वहाँ पे, तो उसके परावर्तक सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, और जिसके कारण उनके बीच रखे किसी वस्तु का इन दर्पणों में प्रतिबिंब जो होता है वो 3 होता है। वो 3 कैसे होता है? तो बताए थे कि 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से अगर काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखिए डिस्कस करने के लिए आपको दिया हुआ है। अगला बिंदु जो बताया जा रहा है वो अगला बिंदु है कि समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि समतल दर्पण में जो वक्रता, त्रिज्या होती है और उसकी फोकस दूरी ये इन्फिनाइट होती है, ये जो होता है अनंत होता है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है समतल दर्पण का उपयोग। ये समतल दर्पण का क्या उपयोग है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग है पहला परिदर्शी में यानी पेरियोस्कोप में। पेरियोस्कोप में हम कैसे करते हैं, पेरियोस्कोप है क्या उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहता है पानी के अंदर रहकर पानी के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी का प्रयोग होता है और इसमें दो समतल दर्पण का प्रयोग होता है जो प्रायः 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे पेरियोस्कोप को दिखाया गया कि किस प्रकार से वो काम करता है। तो जैसे ये पानी है और पानी के अंदर से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये आँख है, यहाँ से कोई देख रहा है और यहाँ एक वस्तु लगा हो, यहाँ वस्तु है पानी के ऊपर। अब जरा गौर कीजिए कि देखिए यहाँ पे जो है एक मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है और एक समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है। देखिए किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पे पड़ेगा, बनेगा, और यहाँ बनने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इसमें प्रतिबिंब बनाएगा और यहाँ से जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा फिर यहाँ का प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनेगा। तो निश्चित तौर पे कि वस्तु कौन सा वस्तु पानी के ऊपर है, कैसा है, उसको देखने के लिए जो है इस प्रकार के क्या कहता है डिवाइस का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये वस्तु हमेशा पानी के ऊपर रहता है और रहने के बाद जब हम उसको नीचे से भी आसानी से देख पाते हैं इस पेरियोस्कोप की मदद से। जहां आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी एक दर्पण लगा हुआ है और यहाँ भी, और दोनों 45 डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं और यहाँ से वस्तु जो है रिफ्लेक्ट होकर के वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनता है, इस दर्पण से यहाँ बनता है, इस दर्पण पे,
फिर इस दर्पण से जो है हमारी आंखों पे बनता है और इससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है। तो पेरियोस्कोप जो है कुछ इस तरह से कार्य करता है। अगला है बहुरूपदर्शी। कह रहा है इसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पे लगाए जाते हैं और इसका प्रयोग बच्चों को रंगीन आकृति दिखलाने वाले खिलौने में होता है। देखिए, जब आप बचपन में खेले होंगे तो निश्चित तौर पे तरह तरह के जो है आपके यहाँ छोटे छोटे खिलौने होते थे, जिसमें उस खिलौने में आपको पता चलता था कि आखिरकार जो ये खिलौना है इसमें रंगीन आकृति कैसे दिखता है। तो उसका कारण था यही बहुरूपदर्शी। इससे ही जो है उस तरह का चीज़ दिखता था हमें। आगे है गोलीय दर्पण। अब हमें देखिए पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब तक हम लोग पढ़े समतल दर्पण और अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। दर्पण के बारे में पहले भी चर्च किए थे और उसमें दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के। पहला है अवतल या अभिसारी दर्पण, इसको हम कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरा है अब उत्तल दर्पण, जिसको हम कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तल और अवतल की आकृति जो है स्पष्ट किया गया है, आकृति बना करके। इस आकृति से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से इसकी आकृति बनती है वो भी दिया गया है। दूसरी बात, ये जो है ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे प्रधान या मुख्य अक्ष को कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी वर्ड का जो भी क्या कहता है अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है उसका क्या मतलब होता है ये समझिए। जैसे ये सी है तो ये वक्रता केंद्र है, फोकस है। उसके बाद ये ध्रुव है, ये फिर जो है वो आई, यहाँ पे वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि सी है, तो ये सी क्या है, तो सी जो है वो वक्रता केंद्र है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। एफ जो है फोकस है, ये पी सी यानी पी से सी की जो डिस्टेंस है, यानी इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। एफ पी यानी पी से एफ की जो दूरी है वो फोकस दूरी या फोकल लेंथ भी कहलाता है। और पी जो है वो पोल या ध्रुव भी कहलाता है। और सबसे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी दोगुनी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है फोकस दूरी। अब ध्यान रखने योग्य यही बात था। इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये दर्पण है। उसके बाद हम उत्तल के बारे में चर्च करेंगे, अवतल के बारे में चर्च करेंगे, फिर उत्तल के बारे में चर्च करेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार से करके हम चर्च करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जिससे आपको स्पष्ट सहूलियत हो। और जहाँ भी अंडरलाइन हम किए हैं वहाँ भी आप अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और कॉपी में ज़रूर नोट करें